नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। नागपुर में क्या हुआ सोमवार को, ये तो सबको पता ही है। किस तरह हिंसा भड़की और यहाँ तक के घरों तक को निशाना बनाया गया। ये तो आमतौर पर देखा जाता रहा है कि चलिए व्हीकल्स में तोड़फोड़ कर दी, आगजनी कर दी, पत्थरबाजी कर दी, लेकिन घरों में घुस कर के वहां पर तोड़फोड़ की जाए, पत्थरबाजी की जाए, ये बहुत कम देखने को मिलता है। इसके आगे तो फिर यही बस बचता है कि घरों में घुसो, माँ बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालो या उनके अपहरण करो और फिर उनको ले जाओ। तो इस तरह की जो हरकतें हुई हैं, एक तो इस पर मंथन करेंगे। दूसरे, नागपुर एक पावर सेंटर है, संघ का मुख्यालय है। संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात आई होगी कि ना तो दिल्ली को टारगेट किया गया, ना अयोध्या को टारगेट किया गया, ना प्रयागराज को किया गया, ना काशी को किया गया, ना दूसरे जो संवेदनशील क्षेत्र हैं लखनऊ वगैरह उनको किया गया। नागपुर को क्यों किया गया? तो इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। और नागपुर में आपको बताता चलूं, केवल 11% मुस्लिम हैं, ओनली 11%। तो 11% जहां मुस्लिम है वहां भी अगर ये हाल है, इनकी संख्या अगर 40 से ऊपर चली जाएगी तो फिर आप अंदाजा लगाइए क्या कर सकते हैं ये लोग। और इनके पीछे उकसाने वाले कौन हैं, इनका टारगेट कौन है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और समय रहा तो फिर संभल पर दूसरे भाग में जरूर चर्चा करेंगे, जहां आज फिर से फ्लैग मार्च कराना पड़ा है और वहां के जिलाधिकारी, एसपी, एएसपी, सीओ सब आज फ्लैग मार्च में फिर से दिखाई दिए। तो ऐसा क्या है, ये भी जरा जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अभिषेक तिवारी पटना से जुड़ रहे हैं और वीरेंद्र नाथ भट्ट लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले अभिषेक जी आपके पास ही आता हूं। नागपुर ही टारगेट पर क्यों, और केवल नागपुर टारगेट पर है या संघ और ये सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को भी चुनौती है? क्योंकि वक्फ बिल की अब तैयारी हो रही है, इसी बजट सत्र में वक्फ बिल लाया जाना है। जिस दिन यह घटना हुई उसी दिन जंतर मंतर पर कई विषैले भाषण दिए गए हैं। सबसे पहले सर आपको वीरेंद्र नाथ भट्ट सर को और सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, ये सीधे-सीधे बिल्कुल चैलेंज है, इसमें कोई संदेह नहीं, और ये चैलेंज सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और देवेंद्र फडणवीस जी को भी है। अ, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है सर, प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम इन मुसलमानों से है ही नहीं। मेरा प्रॉब्लम है महुआ मोइत्रा से, जो जंतर मंतर पर थी। मेरा प्रॉब्लम है धर्मेंद्र यादव से जो थे। देखिए, ये कहना कि एक पूरा इकोसिस्टम है जो औरंगजेब की प्रशंसा में संभवतः अगर जिस प्रकार से लिख रहा है, और औरंगजेब जीवित रहता तो वास्तव में वो उनके नौरत्नों में भी शामिल हो सकते थे, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर औरंगजेब का कोई नौरत्न था, जहां तक मैंने इतिहास पढ़ा, औरंगजेब के कोई नौरत्न नहीं थे, लेकिन वो बनाता इनके लिए, राजदीप सरदेसाई को जगह देता, महुआ मोइत्रा को देता, अखिलेश को देता, डेफिनेटली लालू प्रसाद यादव और इन लोगों को देता। लेकिन आप मुझे ये बताइए सर कि क्या जर्मनी में हिटलर की कोई मूर्ति है? विचार एक हिटलर भी था और विचार एक औरंगजेब भी है। मैं मानता हूं कि औरंगजेब कोई मामूली आदमी नहीं है। औरंगजेब मुसलमानों का विचार है। इसी कारण संजय दीक्षित सर को फतवा आलमगीरी का ट्रांसलेशन करना पड़ा। और वो विचार नहीं है फतवा आलमगीरी, वो उनके लिए रूल ऑफ लॉ है।
आप ये तो इस देश के प्रशासकों की गलती है कि आज भी इन्होंने औरंगजेब को जिंदा रखा। औरंगजेब के कब्र को एएसआई की प्रॉपर्टी बना के रखी। जब तक ये रहेगा तब तक औरंगजेब का रूल ऑफ लॉ मुसलमानों के अंदर रहेगा। औरंगजेब की नाजायज औलादें पैदा होती रहेंगी, वो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, ये पूरा मैं मानता हूं कि इनमें से किसी भी देश का मुसलमान, चूंकि ये सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इनके जेनेटिक गुण में, इनकी बदमाशी में, इनके कुरान में, इनके देवबंद में कोई अंतर। अब जब कोई अंतर नहीं है विचार में, तो जब विचार में अंतर नहीं है तो फिर हिंदुओं के साथ व्यवहार में कैसे अंतर हो सकता है? ये बस आपने नोट में बताया ना कि 11% है। अगर ये स्थिति पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान जैसी होती, मैं बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के ही संदर्भ में बात करता हूं, अगर ये स्थिति इस प्रकार की होती सर, तो आज भारत की हिंदू बेटियां सुरक्षित नहीं होती, और आज भी नहीं है। परसों बिहार में 80 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला को एक मुस्लिम लड़के ने रेप किया, उनकी आंखें फोड़ दी, उन्हें लगा कि मर गई तो छोड़ के चला गया। अब दैनिक भास्कर की पत्रकारिता देखिए, उसका पूरा नाम था छोटे लाल अंसारी। दैनिक भास्कर ने कोट करते हुए लिखा, बिहार में अपराध चरम पर, छोटे लाल ने किया बलात्कार। ये जो नैरेटिव कंट्रोल करने वाले नौरत्न है औरंगजेब के, जो आज के दौर में औरंगजेब और उनके समर्थकों को, उनकी औलादों को बैक करते हैं, मेरा प्रॉब्लम इनसे है। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, ये लोग फुट सोल्जर है, और फुट सोल्जर से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। फुट सोल्जर बनाने वाले, पैदा करने वाले को रोक दिया तो फुट सोल्जर खत्म हो जाएंगे, वरना एक को हटाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे, समस्या का समाधान नहीं निकलेगा सर। आप बुलडोजर चलाते रहेंगे, दूसरा फुट सोल्जर, तीसरा फुट सोल्जर, ये पैदा करते रहेंगे, और तब तक पैदा करेंगे जब तक भारत गजवाए हिंद नहीं हो जाता। और मैं मार्क माय वर्ड सर, अगर भारत का गजवाए हिंद हुआ तो पूरी दुनिया में गजवाए आलम होगा। मैं लिख के देता हूं आपके चैनल पर। जी वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। जी देखिए, ऐसा है कि दो तीन बातें हैं। पहला तो ये है कि 30 मार्च को प्राइम मिनिस्टर नागपुर जा रहे हैं, और जैसा कि ये मीडिया में जानकारी है कि 2014 मार्च में मई में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये प्रधानमंत्री की मोहन भागवत से 1 to 1 पहली मीटिंग होगी, और ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, और ये कहा जा रहा है कि एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। औरंगजेब के मामले की जो जहां तक आपने बात की, तो नागपुर के मुसलमानों ने अभी बता दिया है कि यूपी वालों, तुम्हारे पास बाबर है लेकिन हमारे पास औरंगजेब है, और बाबर बहुत छोटा है औरंगजेब के मुकाबले, औरंगजेब बड़ा है। औरंगजेब की ही जो ज़हनियत है, औरंगजेब की ही जो जो विचारधारा है, ये इस मुल्क में राज करती है, और भारत के आर्टिकल 19 के द्वारा इसको पूरा संरक्षण प्राप्त है। औरंगजेब की फतवाए आलमगीरी को देश के सारे मदरसों में निसाब यानी सिलेबस के रूप में पढ़ाया जाता है आज भी। और पूरे दुनिया में जो दारुल उलूम देवबंद है, सहारनपुर जिले में, जो आतंकवाद की फैक्ट्री है और जो फाउंटेन है, वो पाकिस्तान तक कह चुका है कि भाई आप हमें क्यों ब्लेम करते हो, आतंकवाद की जो फैक्ट्री तो आपके मुल्क में है। और दारुल उलूम देवबंद के स्कूल से ही निकली जमात उलमा हिंद, जमात इस्लामी और तबलीगी जमात पूरे सऊदी अरब में, पूरे वेस्ट एशिया में, इस्लामी मुल्कों में बैंड है, लेकिन भारत में उसको काम करने की खुली छूट है। आर्टिकल 19 से ये देवबंद की जो जहर की फैक्ट्री है, भारत के संविधान के द्वारा उसको पूरा पूरा प्रोटेक्शन है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी कहने की आपको छूट है। आतंकवाद को फैलाने के भाषण देने की छूट है, लोगों को आतंकवादी बनाने की छूट है, और इसका भरपूर उपयोग कल दिल्ली में जंतर मंतर में किया गया। और अब ये स्थिति आ गई है कि अगर संभल में हिंसा हुई तो कोर्ट जिम्मेदार है। कोर्ट ने जो है जामा मस्जिद उर्फ जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर की सर्वे की, उन्होंने उन्होंने क्यों दी। अगर इंदौर के महू में अगर हिंसा हुई
तो इसके लिए जो है भारतीय क्रिकेट टीम जिम्मेदार है, वो चैंपियन ट्रॉफी जीती क्यों? वो हार जाते। अगर नागपुर में हिंसा हुई, तो इसके लिए भाई जो है वो आपका विक्की कौशल जिम्मेदार है, उसने छावा फ़िल्म क्यों बनाई? तो जो दंगे कर रहे हैं और जो पथराव कर रहे हैं, गाड़ियों में हाथ लगा को आग लगा रहे हैं, वो केवल काफ़िरों की संपत्ति नष्ट कर रहे हैं, उनके लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। और जो पुलिस है महाराष्ट्र की, वो उनके लिए रमज़ान के मुबारक महीने में यानी जिहाद के महीने में इफ्तार पार्टी आयोजित की जा रही है। वो अलग बात है कि दंगाइयों ने एक वहाँ डीआईजी की टाँग काट डाली कुल्हाड़ी से। और आज खबर चल रही थी कि यूपी के वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उससे वीडियो कॉल पे बात करके उसका हालचाल ले रहे थे। तो अब ये समय आ गया है कि यू मस्ट हैव द करेज टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। जो सबसे डिफिकल्ट और जो सबसे कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करने का साहस दिखाइए। ये गंगो जमन तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाई-भाई और हिंदू मुस्लिम एकता, ये सब जो पाखंड भरे और स्वयं को धोखा देने वाले नारे हैं, वो दिन में 5 बार हमको गाली देते हैं और ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई इबादत के योग्य नहीं है और उसके बाद वही हमको ये बताते हैं कि हम नफ़रत फैला रहे हैं, हम हेट्रेड फैला रहे हैं। आप हमारे अस्तित्व को नहीं मानने को तैयार हैं और हमसे आप चाहते हैं कि हम जो है अ, अ, आपकी हर बात माने। तो और उसके अलावा भारत में जो पॉलिटिकल पार्टी जिनको सेकुलर कहा जाता है, मेरी उनकी राय में बारे में राय बड़ी स्पष्ट है कि मुसलमानों का ये अलतकैया है और ये हिंदुओं के भिन्न-भिन्न जातियों का इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक ताकत और प्रभाव का बढ़ाने का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चौधरी चरण सिंह की जैसे राष्ट्रीय लोकदल की बात करें, तो पश्चिम यूपी में जाटों का इस्तेमाल करके मुसलमान अपनी ताकत बढ़ाता है। और आप देखिए कि वहाँ जितने मुस्लिम मेरे एमपी मिलेंगे आपको, वो कभी सपा, बसपा के एमपी, एमएलए रहे हैं। इसी तरीके से यादवों की हिंदुओं की एक जाति की ताकत का इस्तेमाल करके जो है मुस्लिम अपनी ताकत बढ़ाता है। उससे अतीक अहमद पैदा होते हैं, मुख्तार अंसारी पैदा होते हैं, अफ़ज़ल अंसारी पैदा होते हैं, अफ़ज़ल अंसारी पैदा होते हैं और उससे आज़म खान पैदा होते हैं। और उससे शफ़ीकुर रहमान बर्क़ पैदा होते हैं, उससे ज़ियाउर रहमान बर्क़ पैदा होते हैं। यादवों का इस्तेमाल करके मुसलमान अपनी ताकत बढ़ाता है। इसी तरीके से मीम और भीम के नाम पर जो है दलितों का इस्तेमाल करके मुसलमान पश्चिम यूपी में अपनी ताकत को बढ़ाता है। बहुजन समाज पार्टी में भी ने भी यही काम पिछले 30 साल में किया है और यही काम समाजवादी पार्टी आज कर रही है। और जब ये बात जयंत चौधरी को समझ में आई है, तभी उन्होंने बीजेपी से गठबंधन किया है पिछले लोकसभा चुनाव में। ये है स्थिति। तो और उसके अलावा जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, तो राहुल गांधी लगातार कहते ही रहे हैं कि पूरे देश में केरोसिन छिड़का हुआ है, केवल जो है तीली लगाने की ज़रूरत है, तो तीली कल उन्होंने लगा दी। और यहाँ पर मैं जो हूँ जो ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कि देवेंद्र फडणवीस का ये भी जो है जिस तरीके से उन्होंने उसको डाउन प्ले किया है कि वो छावा फ़िल्म से औरंगज़ेब के खिलाफ जो गुस्सा था उसने आग को भड़काया। अरे भई छावा फ़िल्म से अगर गुस्सा था तो अगर हिंदुओं में गुस्सा था, तो दंगा तो हिंदुओं को करना चाहिए था। ये हिंदुओं पे अटैक कैसे हुआ? उनके घर जलाए गए, उनकी दुकान जलाई गई, उनकी गाड़ियाँ फूँकी गईं। ये कौन-सा गुस्सा है कि छावा फ़िल्म से गुस्सा था हिंदुओं में, लेकिन उन्हीं के ऊपर हमला हो रहा है। तो ये जो है ये बात अब बहुत साफ समझ लेनी चाहिए कि ये एक संयोग नहीं है, ये बहुत सोचा-समझा प्रयोग है। और अगर महाराष्ट्र की राजनीति के संदर्भ में कहें, तो ये अबू आसिम आज़मी ने बदला भी ले लिया। अबू आसिम आज़मी ने औरंगज़ेब की शान में बहुत शानदार बयान दिया था। उनको इसके लिए माफ़ी माँगनी पड़ी, उनके खिलाफ एफआईआर भी हुई, तो अबू आसिम आज़मी का बदला भी हो गया। ये ये अब किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। तो नाउ टाइम हैज़ कम कि हम एलिफेंट इन द रूम को एड्रेस करें और ये केवल जो है वो पीस कमेटी की बैठक कर लिया और पुलिस कमिश्नर साहब जो है वो उलेमा मुफ्ती साहब के घर में दावत खाने चले गए, रोज़ा अफ्तारी कर ली या उनके ईद की सेवइयाँ खाए आए। तो ये जो प्लीज़ेंट्रीज़ हैं, इससे समस्या हल नहीं होने वाली है। ये समस्या हज़ार साल पुरानी है और जिनको औरंगज़ेब के ऊपर शक हो, तो औरंगज़ेब के बाद 18th सेंचुरी में उनको शाह वलीउल्लाह को पढ़ लेना चाहिए,
जो जो नेट पे इजीली अवेलेबल है, शाह वलीउल्लाह कौन था, और उसका आज भी जो है मदार बनी हुई है दिल्ली में, और वहाँ पे मदरसा रहीमिया है, वो आज भी चलता है। और ये वही शाह वलीउल्लाह है जिसने कि जो है बहादुर शाह जफर के पहले अहमद शाह अब्दाली को इनवाइट किया था कि भैया आइए, भारत में इस्लाम खतरे में है, इस्लामी हुकूमत खतरे में है, हिंदुस्तान पे कब्जा कीजिए। और यहाँ पे काफिरों की ताकत बढ़ती जा रही है, मराठों ने, जाटों ने, सिखों ने बहुत बड़े इलाके पे कब्जा कर लिया है। तो ये और ये जो हमारी जिद है नेहरूवियन, ये नेहरू नेहरूवादी और वामपंथी इतिहासकारों की, एक कि वो बार मुगलों एक पर बार जरा अभिषेक जी के पास चलते हैं, अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आपको एकदम व्हाइट वॉश कर देंगे, तो उसको अब रिव्यू करने का समय आ गया। जी जी, अभिषेक जी। सर इसमें एक ऐड करना था, ये जो पीस कमेटी होती है ना दंगों के बाद, ये इनका बैकअप प्लान होता है कि हाँ। अब हम अपील करेंगे शांति की, मौलाना बाहर आएंगे और उसके बाद कहेंगे कि अब दंगा फसाद ना होने पाए, कौम के बीच में ये ना होने पाए। ये जो है सबसे पहले इस पीस कमेटी को पीस करना जरूरी है, ये सेट प्रैक्टिस है। तो ये जो अगर पुलिस वाले और देवेंद्र फडणवीस जी को इस पीस कमेटी के तरफ जाने के बजाय 3 काम तो इमीडिएट करने होंगे आपको। देखिए सर, योगी जी की आइडियोलॉजी कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, पर जब तक सीने में डर, रूल शुड बी फॉलो ऑन द एज ऑफ शॉट, तलवार के धार पे कानून का पालन होता है सर। एक बार सीधे सीधे वहां रहने वाले, उसमें हो सकता है जौ के साथ कुछ घुन पिस जाए, सबका बुलडोजर चलाइए और जिन जिन दंगाइयों ने जो कैमरे में नजर आ रहे हैं उन सब पे करोड़ करोड़ रुपए का फाइन मारिए, जैसे योगी जी ने किया था, सबके पोस्टर लगाइए। इसके बाद अगर नागपुर में अगले 50 साल कोई हिम्मत कर पाया, जानते हैं क्यों? क्योंकि एक जनरेशन की कमाई से बनता है घर, एक जनरेशन की कमाई चली जाएगी। अर्थ का चोट बहुत खतरनाक चोट होता है, यह करना बहुत जरूरी है। देवेंद्र फडणवीस जी की पूरी क्रेडिबिलिटी बहुत जो है ना साख दाव पर है। अगर इसको एडवेंचरस ढंग से और सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पे हैंडल करने का प्रयास किया ना, तो इतना बड़ा मैंडेट जो महाराष्ट्र के अंदर उनको मिला है बहुत भारी पड़ेगा। और दूसरी बात यह है, ये लोग भूल रहे हैं कि महाराष्ट्र का मैंडेट का एक बहुत बड़ा कारण था बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ हिंदुओं के साथ। तो बटोगे तो कटोगे तो दिया था योगी जी ने बयान, लेकिन एक और बयान दिया था, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो योगी आदित्य के नाथ के रहते हुए किसी भी हिंदू के साथ कुछ उल्टा सीधा कर दे। विश्वास जगता है सर, वोट करने से पहले विश्वास जगता है कि मेरे साथ योगी जी जैसा लीडर है, मुझे कुछ नहीं होगा। तो ये जो ऑड इवन चल रहा है ना कि कश्मीर में दंगा आजादी के नाम पर हुआ, आजाद कश्मीर के नाम पर कश्मीरी पंडितों को क्यों मारा? दिल्ली में दंगा कपिल मिश्रा के कारण हुआ और अब छावा फिल्म के कारण हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूं, छावा फिल्म के कारण क्यों हुआ? सत्य दिखा दिया तो ये दिक्कत है। यानी आप ये सोचिए कि एक छावा फिल्म के कारण इनको दंगा हो, इसी कारण ना फिर 2005 में जब ये कांग्रेस सरकार आ गई थी 2004 में, तो यहां जोधा अकबर बनते थे। फिल्म तो हमने वो भी देखी, हिंदुओं ने तो नहीं मार दिया जा करके महाराणा प्रताप के नाम पर दंगा किया। जोधा अकबर तो पूरी तरह से फिल्म फर्जी थी, अनारकली के नाम पे वो मुगले आजम आई थी, हिंदुओं ने तो दंगा नहीं किया, हिंदुओं ने तो दंगा नहीं किया ना। कहते हैं अत्याचार के कारण बंदूक उठा लिया, कश्मीरी पंडितों ने तो अत्याचार के कारण आज तक बंदूक नहीं उठाया। बात यह है ही नहीं, बात यह है कि बंदूक भी उठाएंगे, उनको डिफेंड करने वाले भी लोग हैं। और दुख की बात यह कि मेजॉरिटी हिंदू है, मेजॉरिटी हिंदू है, और ये जो गुण है ना वो जाता नहीं। अभी पाकिस्तान का एक न्यूज पढ़ रहा था कल का, पाकिस्तान के एक हिंदू ने इफ्तार पार्टी दी, पूरे पाकिस्तान में हिंदू समाप्त हो गए, लेकिन वो जो सेकुलरिज्म का कीड़ा है वो जाने का नाम नहीं ले रहा। आंखों पर पट्टी बांध लेने से अगर रात हो जाता तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन इन सब का सर सॉल्यूशन यही है कि आपको अग्रेसिव होना पड़ेगा। देखिए, किसान आंदोलन करने का प्रयास हुआ था पंजाब में,
ऐसी लाठी, देखिए एक्सपीरियंस तो मानना पड़ेगा, केजरीवाल इस मामले में ठीक है, पिटवा देता है, सीधे कूट देता है। तुम योगेंद्र यादव हो, तुमको बाउंसर बुलवा के पिटवा देंगे। तुम स्वाति मालीवाल हो, वैभव से कुटवा देंगे। तुम किसान आंदोलन करने आए हो, खींच खींच के मारा है भगवंत मान सरकार ने 3 दिन पहले। और देखिए इस देश का वही मीडिया जो चिल्ला रहा था कि अन्नदाता के ऊपर अत्याचार किया, क्योंकि मोदी ने कोई अत्याचार नहीं किया इसलिए चिल्ला रहे थे, केजरीवाल ने कूट दिया। लेकिन इस देश के सभी पत्रकारों के मुंह पे दही जमा हुआ। क्यों? क्योंकि वो कूट रहा है और आप कूट नहीं रहे थे। इस दोनों के बीच का मतलब, नरेंद्र मोदी को जो लोग कहते हैं ना फासिस्ट है, मतलब जो ऊपर बैठे हुए फासिस्ट होंगे वो हंसते होंगे, बोला यार ये कौन सा फासिस्ट है यार, इसको फासिस्ट बोल दे क्या, हमसे सीखो। इस देश में सर माओ के नाम पे पार्टी चलती है। माओ जिसने सड़क पर बैठे हुए निहत्था आंदोलनकारियों के ऊपर रोलर चलवा दिया, और इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे टैंक चलाया था तिएनअनमेन स्क्वायर में 1988 में, टैंक चलाए थे, टैंक चलाया था। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैंने वही कहने का मतलब है कि आप रीढ़ की हड्डी या तो योगी आदित्यनाथ जैसी दिखाइए, और बयानबाजी से नहीं होगा। बहुत बहुत क्रोध है, नागपुर में जो कुछ भी हुआ, आई कैन फील द सेंटिमेंट। बिहार में उसका वाइब्रेशन आ रहा है। अगर कुछ ऊंच नीच इन्होंने किया और गलत ढंग से इसको हैंडल किया तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम बहुत दूरगामी होंगे। ओमकार सर जी। वीरेन जी, वैसे तो औरंगाबाद और नागपुर की दूरी जो है वो करीब 460 किलोमीटर की है। ये औरंगाबाद जो अब संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, वहां पर औरंगजेब की कब्र है। औरंगाबाद में भी नहीं हुआ, संभाजी नगर में भी नहीं हुआ, नागपुर में क्यों हुआ है? और दूसरी बात यह है कि ये कब्रें, इनकी हिफाजत के लिए सुरक्षा और एएसआई को जिम्मेदारियां क्यों दे रखी हैं, जब सबको पता है कि इन्होंने हिंदू राजाओं का कत्लेआम किया, जब सबको पता है कि इन्होंने मंदिर नष्ट किए, जब सबको पता है कि इन्होंने जो हमारी मूल संस्कृति है उसका दमन किया, उस पर अत्याचार किया, तो इनकी कब्रों को क्यों हम पाल पोस रहे हैं, उन पर खर्चे क्यों कर रहे हैं? इनको क्यों नहीं दफन कर दिया जाता, खत्म कर दिया जाता? ये ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि आजादी के बाद से जो भारत में जो भारत की शिक्षा व्यवस्था पे जो कब्जा था नेहरूवादी और वामपंथी लोगों का, और जिसमें ये बताया गया कि ये जो तुर्क थे, यहाँ जिनको मुगल कहा जाता है, ये तो अपने थे। तो ये आज तक पढ़ाया जा रहा है। जितनी बातें आपने कही हैं औरंगजेब के बारे में, उसने 50 लाख हिंदुओं की हत्या की औरंगजेब ने। और वो इतना बड़ा शांति प्रेमी था कि वो व्यक्ति जो इलाका आज महाराष्ट्र है, उसको दक्कन कहते थे या अंग्रेजी में डेक्कन कहते हैं, वहाँ वो आदमी 27 साल पड़ा रहा शिवाजी महाराज को, बाद में संभाजी महाराज को हराने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, उनसे निपटने के लिए। ये तो इतिहास है। और जहाँ तक जो उसकी कब्र है, वो 1947 तक वहाँ कुछ नहीं था। आजादी के बाद हमारे सेकुलर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर वहाँ पे एक पूरी जो है मजार बनाई गई, एक मकबरा बनाया गया, वो पूरा इलाका घेरा गया और एएसआई को उसका जिम्मा दिया गया कि अब आप इसका संरक्षण करें। नागपुर में हमला इसलिए किया हुआ है, जैसा अभी बात हुई, कि नागपुर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का गृह जनपद है, होम डिस्ट्रिक्ट है। वो गृह मंत्री के साथ-साथ होम मिनिस्टर भी हैं। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय भी है और आरएसएस के मुख्यालय के कुछ किलोमीटर दूर पे ही उस इलाके का नाम है ये महाल और हंसपुरी। वहाँ पे हिंसा की गई और 30 मार्च को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नागपुर जा रहे हैं। और जहाँ पे ये दंगा हुआ है, वो शहर की मेन स्ट्रीट थी, वो कोई मुस्लिम बहुल इलाका नहीं था। वहाँ कोई जो है किसी मज़हब के खिलाफ कोई नारेबाज़ी नहीं हो रही थी। केवल औरंगज़ेब को लेकर के ये माँग हो रही थी कि उसकी कब्र को हटाया जाए।
तो ये बाकायदा सोची समझी रणनीति के तहत किया गया ये हमला है हिंदुओं के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर को भी ये खुली चुनौती है कि देखिए आप आ रहे हैं, इसके पहले हमने ये कर दिया। संघ के ऊपर हमला है ये सीधा-सीधा कि और संघ के भी कुछ नेता जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुसलमानों का वोट इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ऐसे। और उसके एक नेता बताते हैं कि भगवान राम तो इमाम हिंद हैं, उन्होंने भगवान राम को इमाम बना दिया था। ये उनके लिए भी सबक है कि आप जो मुसलमानों को जोड़ने में लगे हुए हैं, देखिए वहाँ क्या तैयारी चल रही है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मानसिकता को चोट दी है कि हँस के लिया है पाकिस्तान, लड़ के लेंगे हिंदुस्तान, तो जो उनका जो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था, जो उनका अधिकार था कि हम जो चाहेंगे कर लेंगे, चाहे जो और हमारे कोई कानून लागू नहीं होता है। और जिस तरीके से योगी ने उनके ऊपर लगाम लगाई है, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने भी जो काम किया है, आर्टिकल 370 को स्क्रैप किया, आर्टिकल 35A को स्क्रैप किया, ट्रिपल तलाक को क्रिमिनलाइज़ किया, कानून बनाया। अब वक़्फ़ बिल आ रहा है पार्लियामेंट में इसी बजट सत्र में आएगा और पास होगा। उत्तराखंड में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड जो है लागू हो गया। अब वहाँ पे कोई मुसलमान अपनी चाची और मामी से शादी नहीं कर पाएगा। ये भी बड़ी समस्या आ रही है। अन्य राज्यों में भी आएगा और जिस तरीके से योगी जी जो है यहाँ पे वक़्फ़ प्रॉपर्टी और है या मदरसों पे काबू करने जा रहे हैं या जैसे अभी पिछले वर्ष अगस्त में जब कांवड़ यात्रा चल रही थी, तो ये निर्देश जारी किया गया था कि जो जो कांवड़ यात्रा का मार्ग है, मेरठ से लेकर हरिद्वार तक, उसमें जितने मुसलमानों के होटल, रेस्तरां हैं, वो अपना नाम डिस्प्ले करें और अपने प्रोप्राइटर कौन है वो डिस्प्ले करें। नाम है वैष्णो देवी और उसके मालिक अकरम अली हैं और वो उसमें जो है मांसाहार भी कर रहे हैं। तो ये सारा मामला है और ये बात अब साबित हो गई है कि महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो या बंगाल हो, योगी मॉडल ऑफ गवर्नेंस ही अब प्रभावी है और कोई तरीका नहीं है। जिस तरीके के भाषण जंतर-मंतर पे कल दिए गए, किसी में साहस हो जो बहुत बड़ा अल्लाह का बंदा है, ज़रा आकर के गाज़ियाबाद में, नोएडा में और लखनऊ में ऐसा तकरीर करके और ऐसा मुज़ाहिरा, ऐसा प्रदर्शन करके दिखाए, तो हम माने कितने बहादुर हैं। ये दिल्ली में छूट मिली हुई है। शाहीन बाग में उनको शाहीन बाग में उन्होंने 2019 में 2 महीने का ऐसे ही उन्होंने ट्रैफिक ब्लॉक किया था और कुछ नहीं हुआ था, तो मुँह में खून लग गया है। अगर अगर साहस है तो ज़रा यूपी में 75 जिले हैं, किसी जिले में चले आएँ और आके दिखाएँ, तो तब मालूम पड़ेगा कि कौन कितना साहस है। तो हिम्मती है। तो एक छोटी देवेंद्र फडणवीस को अब ये समझना होगा कि अब जो है पैलेटिव से और आमने-सामने बैठ के बातचीत से या प्यार भरी बातें करके और पीस कमेटी के ज़रिए शांति स्थापित करके आप लॉन्ग टर्म पीस को बाय नहीं कर सकते। आपको इसका स्थायी हल निकालना होगा। और इन कारणों को एड्रेस करना होगा कि उसके पीछे कौन-सी मानसिकता थी, उसके पीछे कौन-सी आइडियोलॉजी है, जिसके चलते मुसलमान सदैव 20 मिनट के 30 मिनट के शॉर्ट नोटिस पे भीषण दंगा करने के लिए तैयार रहता है। ये बात अब साफ-साफ कहनी होगी। एक छोटी-सी टिप्पणी ज़रा अभिषेक जी से ले लें, उसके बाद संभल चलेंगे। अभिषेक जी, इस तरह की हरकतें करके वक्फ संशोधन बिल को रोक पाएंगे क्या ये लोग? नहीं रोक पाएंगे। ये तो संभव नहीं। कल जगदम्बिका पाल के तेवर से ही पता था कि नहीं रोक पाएंगे। और दूसरी बात सर, नरेंद्र मोदी सरकार अलग ढंग से चल रही है। देखिए, आज 2 बड़ी घटनाएँ हुई, 2 बड़ी डेवलपमेंट हुई है। लोगों की नज़र नहीं है इस पर मैं नज़र बनाए रखता हूँ। देखिए, ये मैंने कहा ना कि ये फुट सोल्जर है और नरेंद्र मोदी जी का तरीका अलग है ऐसे लोगों को हैंडल करने का। तो बड़ी अपडेट क्या है? ED launches raids on Soros-backed OSF beneficiaries in Bengaluru. More than 6 employees of Amenity International and 2 key beneficiaries of OSF are questioned by ED. OSF had donated more than 1,500 crore to Amnesty and HRW in India alone in last 5 years. पहली न्यूज तो ये, दूसरी न्यूज बता रहा हूं. Two ministers, finance and home, have
formally asked America to list of journalists and NGO who were on US aid funding. रायसेना समिट के दौरान की ये बात कर रहा हूं। वहां पर मेरे एक मित्र हैं, आपके भी जान पहचान के हैं, तो वो वहां पर हैं, तो सारी चीजें अपडेट आ रही थी। तो मोदी को पता है कि ये जब तक रहेगा ना, ये उत्पाती तो रहेंगे, लेकिन इनके लिए एक बार ऊपर का पैसा कट कर दो ना, कहानी समाप्त हो जाएगी। तो मोदी अपनी गेम अलग ढंग से खेल रहे हैं, लेकिन नीचे में जो मुख्यमंत्री बने हुए बीजेपी के, वो तो सर उसी प्रकार से आपको काम करना पड़ेगा जैसे योगी जी का कार्य है। वो देखिए, एक बात है, जो योगी जी के लिए जो उर्दू में एक टर्म है ना, सत्ता का इकबाल, तो जो योगी जी की हनक है, सत्ता का इकबाल जो उन्होंने कायम किया ना, वो फियर फैक्टर गायब है अदर स्टेट में। ये मैं देखता हूं सर, डर नहीं है, और बिना डर के जो है ना, ये रुकेंगे नहीं। इनको डर होना पड़ेगा कि हो सकता है मैं लंगड़ा हो जाऊं, हो सकता है पुलिस जो है टांग दे सीधे एकदम, हो सकता है मेरी अम्मी खाला सब कुछ बेच के भी बिल ना चुका पाऊं घर का, ये जो पोस्टर लग जाएगा मेरे ऊपर दंगाई होने का, और एक बार दंगाई होने का पोस्टर लगा तो क्या क्या लगेगा। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो डर नहीं। वरना उत्तर प्रदेश में तो मैंने होली में टाइम बदलते देखा, इसी होली में, दो और 2 बजे हो गया। और दूसरे स्टेट में दंगा होते देखा। दोनों का अंतर देखिए सर, झारखंड में हजारीबाग में दंगा हुआ, और उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर टाइम बदल गया। वीरेंद्र जी, कानून वही है, ये सब वही है। जी जी जी, वीरेंद्र जी, संभल में फ्लैग मार्च करने की फिर से नौबत क्यों आ रही है? संगम में फ्लैग मार्च करने की नौबत इसलिए आ रही है कि वक्फ बिल आ रहा है, और कल काफी जो है गैस भरी गई है, काफी जो है जहर उगला गया है जंतर मंतर पे। और कल ही जो वायलेंस हुई है नागपुर में, और उसके बाद जो वहां पे विकास कार्य हो रहा है, जो 68 में जो 54 सीट खोज लिए गए हैं, अब उनमें से एनक्रोचमेंट हटाए जा रहे हैं। और संभल के पास ही आज ही डीएम का बयान है कि 30 जो मकान अवैध तरीके से बना लिए गए थे और एक मस्जिद बना ली गई थी, उसको डेमोलिश किया जाएगा। ये काम इसलिए हो रहा है। तो वहां पे किसी तनाव की आशंका को देखते हुए उन लोगों में ये भरोसा स्थापित करने के लिए फ्लैग मार्च का मतलब ही होता है कि सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन ये दिखाता है कि हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। जनता में किसी किस्म का भय नहीं होना चाहिए, और ये संदेश देता है जो उत्पाती और उपद्रवी होते हैं कि यदि आपने कुछ किया तो हमारी तैयारी पूरी है। तो फ्लैग मार्च का जो उद्देश्य था वो यही था कि, और जो इमीडिएट कॉज़ है कि ये है वहाँ पे आने वाले 4 दिन में या अगले 2 दिन में डिमोलिशन होगा। वो सारे के सारे मकान जो अवैध तरीके से बने हैं, वो सब मुसलमानों के ही हैं, और वो सब जो है पीसफुल समाज के हैं, तो इसलिए वहाँ पे ऐसा किया गया है। जी। और एक और घटनाक्रम हुआ है, कल वीडियो भी वायरल हुआ है। महमूद गजनवी का भांजा है सैयद सलार मसूद गाजी, जी, नेजा मिला। उसके नाम पर वहां मेला लगता रहा। इस बार पुलिस ने उस मेले के आयोजन की अनुमति नहीं दी, बल्कि जो अनुमति लेने के लिए गए थे उनको ठीक तरीके से हड़काया भी है। वो वीडियो वायरल है। जी। तो ये ये माना 3 जा मेले रहा होते हैं है। यूपी में, ये 3 मेले होते हैं नेज़ा मेला। एक होता है आपका संभल में, एक होता है पूरनपुर अमरोहा के पास, और एक होता है बहराइच जिले में, जहाँ ये सैयद सालार मसूद गाजी, गाजी माने जो काफिरों का कत्ल करे, गाजी वो होता है। जो 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 काफिरों का सर कलम करे वो गाजी होता है। तो उसकी जो है, जो उसकी मज़ार तो बहराइच में है, सबसे बड़ा मेला वहाँ होता है। और ये मांग की है सुहेल देव राजभर की पार्टी ने कि ये मेला यहाँ भी ना होने दिया जाए बहराइच में। क्योंकि राजा सुहेल देव ने ही जो है ये इस सेना को 11th सेंचुरी में इतना मारा था इन लोगों को कि इसमें एक भी सैनिक वापस नहीं लौट पाया था। और उसके बाद अगले 300 साल कोई भी मुस्लिम सेना पूरे उत्तर भारत में और खासकर ये अवध क्षेत्र में घुसने का साहस नहीं कर पाई थी, और ये बात हमारे इतिहास से जो है मिटा दी गई।
बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपका भी, वीरेंद्र नाथ भट्ट आपका भी। आप दोनों ने समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच नमस्कार। सर। नमस्कार सर, प्रणाम। जय श्री राम।